स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। लोक प्रशासन के विकास पर यह हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि लोक प्रशासन का विकास जो 1887 में वुड्रो विल्सन के लेख से शुरू हुआ, वो 1900 और 38 से 1947 के बीच में उस विषय के साथ क्या घटनाएं घटित हुई। तो इस चरण की सबसे प्रमुख घटना ये थी कि इस चरण में मानव संबंध उपागम का विकास हुआ। मानव संबंध उपागम एल्टन मेयो ने विकसित किया और इसमें यह माना जाता है कि व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं यानी केवल धन के अलावा उसकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी होती है। जो हमने दूसरे चरण में जो सिद्धांत का उपागम देखा था, उसमें यह माना गया कि व्यक्ति केवल धन के लिए काम करता है और उसकी कोई भावनाएं नहीं होती है, इसलिए मूल्य मुक्त विज्ञान बनाने का प्रयास करता है वो लोक प्रशासन को। इस चरण में हम देखेंगे कि वास्तव में व्यक्ति केवल धन के लिए नहीं काम करता, उसकी कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती है जिनकी संतुष्टि के लिए वो संगठन में आता है और काम करता है। दूसरा है उसके अनौपचारिक संबंध, यानी आपस में काम करते हुए। एक तो औपचारिक संबंध है। औपचारिक संबंध का अर्थ ये हुआ कि ए के नीचे बी कार्य कर रहा है, तो ए अधिकारी है, बी अधीनस्थ है। ए और बी में औपचारिक संबंध है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि एक्स वाई जेड तीनों साथ साथ कार्य कर रहे हैं एक संगठन में, तो इन तीनों में संगठन के बाहर भी मित्रता के रिश्ते बन जाते हैं। इन्हीं को अनौपचारिक संबंध कहा गया है। तो अनौपचारिक संबंध होते हैं व्यक्तियों में और इनकी उपेक्षा की गई थी। एल्टन मेयो की जो मानव संबंध उपागम है, उसमें इन अनौपचारिक संबंधों की वकालत की गई थी। और औपचारिक जो संरचना अब तक जो दूसरे चरण में हमने पढ़ा और जो सिद्धांत बनाए गए, दूसरे चरण में कहा गया है कि प्रशासन एक औपचारिक या यांत्रिक संरचना है, तो उसको क्या चुनौती दी गई। तो देखिए, लोग ये तीन बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसके। क्या चुनौती दी गई दूसरे चरण में और पहले चरण में जो कार्य हुए उनको। ये कहा गया कि लोक प्रशासन केवल नीतियाँ क्रियान्वित ही नहीं करता, बल्कि नीति निर्धारण में भी भाग लेता है। इसलिए जो पहले चरण में द्विभाजन बना था, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, इसके बारे में कहा गया कि ये पूरी तरह निरर्थक है। यानी लोक प्रशासन केवल नीतियों को लागू करने में ही रोल नहीं निभाता है, बल्कि नीति निर्माण में भी भूमिका निभाता है। हम जो लोक प्रशासन के परिचय वाले वीडियो हैं उसमें देख चुके हैं कि लोक प्रशासन राजनेताओं को सूचनाएं तथ्य उपलब्ध कराते हैं, स्वयं भी उपनीतियों का निर्माण करता है। इस प्रकार से लोक प्रशासन का नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा है जो सिद्धांत बनाए गए और ये दावा किया गया कि ये सिद्धांत वैज्ञानिक है और सार्वभौमिक है, तो यहाँ पे चुनौती दी गई इस चरण में कि नहीं, ये सिद्धांत वैज्ञानिक और सार्वभौमिक नहीं है। हर्बर्ट साइमन एक विद्वान हुए, हर्बर्ट साइमन, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। हम देखेंगे उन्होंने अपनी पुस्तक में किस प्रकार से इन सिद्धांतों को कहावतें कहकर इनकी खिल्ली उड़ाई। तीसरा है सिद्धांत दृष्टिकोण, यानी दूसरा चरण द्वारा मानव के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा करने के कारण आलोचना की गई। ये हम पढ़ चुके हैं। मनोविज्ञान जो सामाजिक मानव संबंध उपागम है, उसमें देख चुके हैं कि मानव केवल आर्थिक कारकों से ही प्रेरित होकर काम करने नहीं आता, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं के कारण भी कार्य करता है, तो उसकी संगठन में उपेक्षा की गई है। अब ये 3 किताबें इस चरण में प्रकाशित हुई जो बड़ी महत्वपूर्ण है। 1938 में प्रकाशित हुई। चेस्टर आई बनार्ड विद्वान थे, उनकी रचना द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका के कार्य। तो इस किताब में सिद्धांत, किसी भी सिद्धांत को जगह नहीं दी गई। जगह नहीं मिलने से लोक प्रशासन के जो इस विषय के विद्वान थे, जो सिद्धांतों के समर्थक थे, उनको बड़ा धक्का लगा। फिर उसके उपरांत 1945 में
प्रकाशित हुई। हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर रचना और 1946 में द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों पुस्तकों में साइमन ने इन सिद्धांतों को कहावतें कहा। कहावतें इस सेंस में कि प्रत्येक सिद्धांत का विपरीत सिद्धांत उपलब्ध है, जोड़े में उपलब्ध है, और एक परिस्थिति ऐसी आती है कि हम ये पता नहीं लगा पाते कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसलिए इनको साइमन ने कहावतें कहकर इनकी। इसके उपरांत 1947 में एक लेख प्रकाशित हुआ, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, यानी लोक प्रशासन का विज्ञान की 3 समस्याएं। इस लेख के लेखक थे रॉबर्ट डहेल, और इन्होंने जो है लिखा कि लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है, क्योंकि उसके सामने निम्नांकित 3 बाधाएं हैं। क्या बाधाएं हैं? पहला तो है विज्ञान मूल्य निरपेक्ष होता है, यानी मूल्यों से मुक्त होता है। मूल्य का अर्थ है व्यक्तियों के प्रति संवेदनाएं, भावनाएं, पक्षपात, ये चीज़ें होती है लोक प्रशासन में, लेकिन विज्ञान में नहीं होती। तो एक तो ये बाधा है। दूसरी बाधा है कि लोक प्रशासन को जो व्यवहार करना है, लोक प्रशासन को जो डील करना है, वो मानव के साथ करना है, और मानव का व्यवहार बड़ा जटिल होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो कौन सी परिस्थिति में क्या कार्य करेगा, किस तरह की प्रतिक्रिया देगा। तो इसलिए जब तक आप मानव व्यवहार का अच्छे से अध्ययन न कर लो लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं बनाया जा सकता। तीसरा है कि लोक प्रशासन जिस सामाजिक पर्यावरण या परिवेश में कार्य करता है वो अलग अलग होते हैं। जैसे अमेरिका का परिवेश अलग है, भारत का अलग है। तो जब परिवेश अलग है तो फिर सिद्धांत सार्वभौमिक परिणाम नहीं देंगे, यानी जो सिद्धांत आप अमेरिका में लगाओगे उसी सिद्धांत को आपने भारत में लगाया तो परिणामों में अंतर आएगा। कारण है कि अमेरिका का जो पर्यावरण या सामाजिक परिवेश है, सामाजिक ताना बाना है, वो भारत से बिल्कुल अलग है। उदाहरण के रूप में विवाह को भारत में एक संस्था माना जाता है, अमेरिका में नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे भारत की साक्षरता दर काफ़ी कम है, अमेरिका की उच्च है। तो इस वजह से कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण प्रशासन को विज्ञान बनाने में समस्या आती है। तो 3 कारण रॉबर्ट डहेल ने जो बताए वो बड़े उल्लेखनीय हैं कि प्रशासन के विज्ञान बनाने के मार्ग में 3 बाधाएं। एक तो है विज्ञान में मूल्य नहीं होते, प्रशासन में मूल्य होते हैं। फिर मानव व्यवहार की जटिलता, और तीसरा है सामाजिक परिवेश। इसके उपरांत आता है चौथा चरण, यानी प्रशासन का पहचान का संकट, माफ़ कीजिए। जब तीसरे चरण में बहुत सी आलोचनाएं हुई लोक प्रशासन की, सिद्धांतों की, तो इसके बाद लोक प्रशासन के जो विद्वान थे उन्होंने 2 प्रकार की प्रतिक्रिया दी। 2 क्या दी कि कुछ लोग तो राजनीति विज्ञान की तरफ चले गए, यानी लोक प्रशासन से राजनीति विज्ञान की तरफ चले गए। कुछ लोगों ने लोक प्रशासन और व्यावसायिक प्रबंध, जो व्यवसायों में प्रबंध था, उनको मिला करके एक नया विज्ञान बनाया, प्रशासनिक विज्ञान, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इन्होंने कहा कि भाई ये प्रशासन तो प्रशासन है, चाहे सरकारी कार्यालय में लागू किया जाए या निजी कारखाने में। इसलिए लोक प्रशासन शब्द का इस्तेमाल करने की बजाय इन्होंने प्रशासनिक विज्ञान शब्द इस्तेमाल किया। यानी आप देखिए दोनों ही परिस्थितियां ऐसी है, चाहे राजनीति विज्ञान की तरफ चले जाना हो या लोक प्रशासन से लोग गायब करके प्रशासनिक विज्ञान बना देना हो। लोक प्रशासन ने अपनी पृथक पहचान, जो सेपरेट पहचान 1887 में विल्सन के लेख से स्टार्ट हुई थी बनना, वो खो दी। और इस तरह एक विशाल क्षेत्र, चाहे राजनीति का हो चाहे प्रशासनिक विज्ञान का हो, इसमें यह घुल मिल गया और इसने अपनी पृथक पहचान खो दी। इसलिए इसको पहचान का संकट कहा जाता है इस चरण को। लेकिन इसी चरण में कुछ नई नई चीज़ें भी उभर के सामने आई। उसमें एक आई सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके प्रतिपादक थे मैकग्रेगर, लीकर्ट, अर्गरिस और वारेन बेनिस। इन्होंने जो है व्यक्ति क्यों कार्य करता है इसके ऊपर शोध किए, तो पता चला कि केवल धन के लिए कार्य नहीं करता, अपनी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए भी कार्य करता है।
इसके अलावा इसमें प्रादुर्भाव हुआ तुलनात्मक लोक प्रशासन का, जिसके प्रतिपादक थे रिक्स ने विभिन्न जो पारिस्थितिकीय परिवेश है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, भारत हो, चीन हो, इनमें लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके अलावा इसमें आया विकास प्रशासन, जिसमें रिक्स और वीडनर का योगदान खास तौर से है। रिक्स और वीडनर ने लोक प्रशासन के विकास संबंधी कार्यों को लेके इस शाखा की रचना की। एक और आया इसमें कुछ चरण, इसी चरण में कुछ नवीन जो है उपागम दिखाई देते हैं। एक नवीन लोक प्रबंध है जो बाजार आधारित चीज़ों को इसमें लागू करना चाहता है। लोक चयन उपागम है जो ये कहना चाहता है कि लोक प्रशासन को इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि जनता को चयन का अधिकार मिले। एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण आया। तो इस प्रकार से इस चरण में जहाँ एक तरफ लोक प्रशासन की पृथक पहचान खो सी गई थी, वहीं कुछ लोक प्रशासन में ही नवीन चीज़ों का भी प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद अगला चरण आता है अंतर विषयी और परिपक्वता काल। 1971 से लेकर 1990 तक का ये चरण है। तो दूसरे चरण में सिद्धांत बने, तीसरे चरण में आलोचनाएं हुई, चौथे चरण में इसने अपनी पृथक यानी सेपरेट पहचान खो दी। तो अब इसने क्या किया कि अपने आप को बनाए रखने के लिए ये अंतर विषयी बना। अंतर विषयी का अर्थ है कि कुछ दूसरे जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनके साथ इसका तालमेल हुआ। वो कौन से विषय हैं जो देखिए, तीसरे और चौथे चरण में लगे झटकों से लोक प्रशासन काफ़ी हिल गया, लेकिन चुनौतियों को लोक प्रशासन ने अवसर में बदला और अपनी सर्वांगीण उन्नति करते हुए अंतर विषयक दृष्टिकोण, अंतर विषयक का अर्थ है बहुत सारे विषयों के साथ घुल मिल जाना, उनसे बहुत सी चीज़ें अपना लेना। तो अब इसे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबंध के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए। यानी इन विषयों की बहुत सी टेक्निक्स इसने अपना ली और आज ये माना जाता है कि लोक प्रशासन सामाजिक विषयों में सबसे ज़्यादा अंतर विषयी है। अंतर विषय का अर्थ है कि बहुत से विषयों के साथ इसके घनिष्ठ संबंध है। इसी चरण में सामाजिक परिवेशों में प्रशासन के अध्ययन को विशेष महत्व दिया गया और फ्रेड रिक्स के पारिस्थितिकीय मॉडल, एक मॉडल बनाया, जैसा तुलनात्मक लोक प्रशासन में पिछले स्लाइड में हमने देखा। यानी विभिन्न देशों और संस्कृतियों की जो परिस्थितियां हैं उनमें लोक प्रशासन किस प्रकार व्यवहार करता है, इसका तुलनात्मक अध्ययन इस चरण में, इस पारिस्थितिकीय मॉडल में शामिल है। इसी चरण में एक लोक नीति उपागम को भी प्रशासनिक विश्लेषण में मान्यता मिली और अब जो है प्रशासन के विद्वान लोक नीति यानी नीति विज्ञान, नीति का निर्माण कैसे किया जाता है, नीति का विश्लेषण करना और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में भी रुचि लेने लगे। तो राजनीतिक प्रशासन जो है यहाँ पे जो हम पहले चरण में बात करते हैं द्विभाजन की, वो द्विभाजन यहाँ एक घिसा पिटा विचार बन गया, यानी इसकी कोई अब सरोकार नहीं रहा। नीति विज्ञान की जहाँ तक बात है, हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले कुछ वीडियो में कि लोक प्रशासन नीति निर्माण में भी भागीदारी निभाता है। इस दृष्टि से अब लोक प्रशासन का अध्ययन नीति उपागम में किया जाने लगा। और एक आखिरी जो है इसमें रहेगा, हालांकि रॉबर्ट टी गोलम्ब्यूस्की ने जो चरण बताए वो 5 ही बताए, लेकिन एक आधुनिक काल 1990 से हम शुरू कर सकते हैं इसको। 1990 में क्या हुआ, 1990 में उदारीकरण आया भारत में ख़ास तौर से। हालांकि 1980 के दशक में ही उदारीकरण शुरू हो चुका था, लेकिन उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG जिसे हम कहते हैं, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसकी शुरुआत हुई। इस फेज में क्या होता है, LPG के दौरान सरकार की भूमिका कम से कम की जाती है और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है, अर्थात बाजार के प्रति आकर्षण बढ़ रहा था। ऐसे में यह अनुभव हुआ कि इस नवीन परिप्रेक्ष्य में वही लाभ उठा पाएगा जो अपने यहाँ आर्थिक सुधारों के अनुरूप ही प्रशासनिक सुधार भी करेगा। तो यहाँ पे यह बात आई
इस चरण में कि लोक प्रशासन को जो है सरकार को सरकार को कम से कम कार्य करने चाहिए। निजीकरण की तरफ बढ़ रहे थे, यानी जो कार्य अब तक सरकार कर रही थी वो निजी क्षेत्र के हवाले कर दिए गए। साथ ही साथ जो कार्य भी सरकार कर रही है उनमें प्रबंध, जो प्राइवेट सेक्टर में जो प्रबंध है उसको लागू किया जाए। तो इसके कारण नवीन लोक प्रबंध है ये, नवीन लोक प्रबंध का मार्ग प्रशस्त हुआ। और ये क्या है जो इसमें पढ़िए, ये निजी क्षेत्र में लागू होने वाली प्रबंध की जो तकनीकें हैं, या निजी क्षेत्र में किस प्रकार से स्मार्ट मैनेजमेंट किया जाता है उसको लोक प्रशासन में लागू करता है। और जिससे क्या प्राप्त हो, कार्य कुशलता, दक्षता, श्रेष्ठ और शीघ्र निष्पादन, यानी ढीला ढाला और धीरे धीरे कार्य होने वाला प्रशासन नहीं, तेज चुस्त दुरुस्त कार्य करने वाला। ये जिन चीज़ों पर आधारित था वो है लोक चयन, उपागम और प्रबंधवाद। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लोक प्रशासन जो 1887 में विल्सन के लेख से शुरू होता है वो आखिर में आते आते एनपीएम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका अर्थ है नवीन लोक प्रबंध। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको लोक प्रशासन विषय के विकास के जो 3 वीडियो हमने बनाए हैं वो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।